तो एंजाइम के लिए क्या होता है कि एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर पीएच जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही वो वाला रिएक्शन हो सकता है। अगर वो पीएच उस रेंज में नहीं फॉल कर रहा होगा तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ, या फिर रिएक्शन होगा भी तो बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, तो वो सारा रेट ऑफ रिएक्शन को पीएच ऑफ द मीडियम ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है। अभी बस फैक्टर्स नोट डाउन करा रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर 6 होता है लाइट। बहुत सारे देखे होंगे ना रिएक्शंस जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। डार्क में अगर उसको रख दोगे तो वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है या होगा ही नहीं। सुने हो ऐसा कोई रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है? पढ़े होगे ना क्लास 10th में। प्लांट्स में होता है हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। वही अगर डार्क में वो रिएक्शन को करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, या फिर बहुत ही स्लो होगा, रेट बहुत ही कम होगा उसका। ठीक है, तो लाइट भी एक रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो ये सारे कुछ मेजर फैक्टर्स हो गए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करेगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, प्रेशर वाला भी देखेंगे, टेम्परेचर भी देखेंगे, कैटलिस्ट, ये सब इसी चैप्टर में हमको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन सॉरी ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे ये कंसंट्रेशन इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग को लास्ट क्लास में ये बता दिए थे क्या यूनिट क्या होगा रेट का और रेट कांस्टेंट का? ये बताए थे ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? के का यूनिट ये होता है कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस 1 और टाइम इनवर्स। ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हाँ बोलो। मोल इनवर्स लीटर। हाँ, वो अलग अलग ऑर्डर अगर चेंज होगा तो उसका k का यूनिट भी चेंज होते जाएगा। जैसे 0 ऑर्डर के लिए लिखाए थे अलग यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो जैसे जैसे ऑर्डर वेरी करेगा तो वो k का यूनिट भी वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में। सबसे पहला है 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन से। अब देखो ऑर्डर बताए थे तुम लोग को, ऑर्डर जो है टोटली क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो देख के नहीं बता सकते, वो तुमको पहले से दिया रहेगा ऑर्डर, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है। या फिर तुमको के का यूनिट देख के भी बताए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन में अगर ऑर्डर नहीं दिया रहेगा तो के का यूनिट दिया रहेगा उसमें, तो के के यूनिट को देख के तुम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। ये लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे किसी क्वेश्चन में के का दे दिया यूनिट, कुछ वैल्यू दिया और उसमें यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? ऑर्डर क्या होगा उस रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो वो हम लोग के का यूनिट देख के भी ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा तुमको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी जनरल इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट से जा रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहें, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस केस में 0 ऑर्डर है तो पावर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। 0 ऑर्डर पहले से पता है हमको, तो पावर क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहे, मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट इस टाइप का अगर रहेगा, जैसे मान लो 3R से ये पी जा रहा है, तो इसके लिए भी अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, अगर ये 0 ऑर्डर हमको पता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर भी क्या आएगा? 0। अब ये जो पावर आता है ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको कोई भी मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। ये पावर जो आता है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, उसको कोफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑर्डर वो डिसाइड, ऑर्डर डिटरमाइन करता है। ये जो वैल्यू है, जो भी पावर आएगा वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिनोट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आ गए, जैसे A प्लस B है और ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखें, अगर ये 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर है तो इसके लिए क्या लिखना है? एक तो ये लिख सकते हैं हम लोग A पे पावर 0
और बी पे पावर 0, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हो गए तो दोनों का हमको कंसंट्रेशन लेना होगा और दोनों का यहाँ पे सम 0 आना चाहिए। तो सम 0 आने का पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों 0 हो जाए, ठीक है, या फिर और एक पॉसिबिलिटी क्या है, अब यहाँ देखो ये बताए थे तुम लोग को कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी इनफैक्ट हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकता है। तो कोई भी रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है ये ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तो वहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, सारे रिएक्टेंट का जो पावर आएगा उन सभी का सम कर दोगे, तो सम करने पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है वो पूरे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हमको ये वाले इक्वेशन के लिए ऑर्डर लिखना है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये 0 ऑर्डर है हमको पता है, तो इसके लिए दूसरा क्या बना सकते हैं हम, एक हो गया ए पे पावर +1 हो गया, और इसको अगर 0 ऑर्डर होना है तो बी पे पावर क्या होना होगा बताओ तो, -1 -1 होना होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर रिवर्सिबल होगा तब क्या चीज, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? हाँ तो उसमें हम लोग उस टर्म में बात करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का अलग होगा फिर बैकवर्ड का अलग होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग दो टर्म से बात करेंगे, एक फॉरवर्ड के टर्म में बात करेंगे और दूसरा बैकवर्ड के टर्म में, ठीक है। तो फॉरवर्ड में लिखेंगे तो ये फॉरवर्ड के केस में ए और बी रिएक्टेंट हो जाएगा, और बैकवर्ड वाला रिएक्शन अगर देखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा, आ रहा है ना समझ में, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में तो पी रिएक्टेंट हो जाएगा ना हमारा, और पी से ये ए और बी बनेगा, तो उस केस में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना, रिवर्सिबल के केस में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसमें रेट जो हो जाएगा हमको दो मेंशन करना होगा, या तो फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं या तो बैकवर्ड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फॉरवर्ड का रेट हम लोग आर एफ से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड का आर बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो उस टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं वो कोई, अब जैसा मान लो फ्रैक्शनल भी हो सकता है इसका वैल्यू, ए से बी और ए प्लस बी मिलके ये पी में जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर ये 0 ऑर्डर है तो ए पे पावर जैसा मान लो +½ हो गया, तो बी पे क्या होगा, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो -½ ठीक है। तो ये ओवरऑल 0 करना है हमको, ठीक है। तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकता है। तो ये ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी वो डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है। क्लियर है। अब 0 ऑर्डर के लिए देखेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन एक निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेट करके एक रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे आता है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन 0 ऑर्डर के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे मान लो वही सेम रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्टेंट से ये जा रहा है प्रोडक्ट में, t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कुछ C0 है, उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो 0 रहेगा, ठीक है। t इक्वल टू t पे इसका कंसंट्रेशन कुछ x अमाउंट से कम हो गया, तो x अमाउंट से कम हो गया तो ये C0 माइनस x हो गया, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा बताओ तो, x फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, तो ये अगर 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, है ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अगर यहाँ पे आगे 2 रहता तो ये अगर x कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट कितना बनता, 2x बनता उस केस में, समझ में आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर 3 होता, ठीक है, तो 3 के केस में क्या हो जाता, 3x हो जाता, ठीक है। तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही कंपेयर करते हैं हम लोग, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का 1:1 है, तो 1:1 है, तो ये अगर x खत्म होगा, x अमाउंट से ये खत्म होगा तो प्रोडक्ट भी x अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो ये x अमाउंट से अगर खत्म हो गया तो बचेगा कितना, C0 इनिशियल तो था हमारा, और C0 माइनस x इतना बचेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं ये इक्वल टू CT है, ठीक है। कंसंट्रेशन है टाइम t, CT का वैल्यू क्या हो जाएगा, C0 माइनस x, ठीक है।
अब देखो इसके लिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा K, और R पे पावर 0 करोगे तो उसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो R इज इक्वल टू K, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के ही बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, अगर वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो जाए उस पर पावर अगर 0 हो गया तो वो तो वैल्यू हमेशा 1 बन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमेशा 0 ऑर्डर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट K के ही इक्वल होगा। वो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ। बोलो सर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा तब तो करेगा ना। एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा तो तब तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है ना। हाँ, तो वो भी हमको देखना होगा ना कि अगर दोनों पे पावर 0 है, ठीक है, तब तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो एक पे पावर -1 हो गया, एक पे पावर +1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाला केस है, ए पे पावर, जैसे ऐसे लिख ले हम लोग, ए पे पावर 1 है और बी पे पावर -1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 टाइम्स से, और बी पे क्या होगा ये -1 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों ओवरऑल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एक अगर दुगना करने से उसका अगर कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा होगा, तो अगर पावर बी का -1 हो गया तो मतलब 2 गुना से वो कम भी तो हो रहा होगा ना। तो ये 2 गुना से बढ़ा रेट और ये 2 टाइम्स कम कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल हम लोग वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो दोनों का मिला के ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा ना। ओवरऑल रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। हेलो नहीं हेलो, करेगा सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होगा तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल रेट की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ओवरऑल रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ए पे अगर पावर 1 होगा तो जैसे मान लो ए का कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिए तो उसके हिसाब से रेट दुगना हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बी पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे पावर -1 है, मतलब बी को अगर 2 टाइम्स करोगे तो रेट उसका 2 टाइम से कम हो जाएगा। तो एक ए की वजह से 2 टाइम बढ़ना चाहिए, बी की वजह से 2 टाइम घटना चाहिए, तो दोनों ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये आर के ही इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, है ना। सर रेट कांस्टेंट के जो है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बस टेम्परेचर? हाँ, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आगे टॉपिक्स में पढ़ना है। ऐसे अगर जनरली हम लोग उसको कांस्टेंट मानते हैं, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो सेम टेम्परेचर पे हम लोग कोई भी रिएक्शन एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है, उस रिएक्शन के दौरान, तो इसलिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट के ही होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो वो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो आगे पढ़ना है हम लोग को, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक, चलो ये यहाँ से तो आ गया R इज इक्वल टू के इंटू R पे पावर 0, मतलब 1 ही हो गया इसका वैल्यू, एक तो इस फॉर्म में लिख सकता है। दूसरा लिखने बताया रेट ऑफ रिएक्शन, वो जो शुरुआत वाला तरीका बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से देखोगे तो क्या आना चाहिए, -1 dR/dt, ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो गया, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा,
प्लस में हम लोग लिखते थे प्लस 1/1 क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय dt, dp बाय dt हो जाएगा। अब ये देखो dr एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका डिनोट कर रहा है, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज निकालना है हमको, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो तो रिएक्टेंट का कितना है, सी नॉट माइनस एक्स है, और इनिशियल कितना है रिएक्टेंट का, तो सी माइनस नॉट है। हाँ तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, ये देखो सी नॉट माइनस एक्स फाइनल हो गया, और इसमें इनिशियल वाला माइनस करो, माइनस सी नॉट, और नीचे क्या है dt। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर बात करोगे तो प्रोडक्ट का देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, एक्स है, और इनिशियल कितना है प्रोडक्ट का, 0, और नीचे dt। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, अब माइनस डी माइनस एक्स है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया dx बाई dt, और इधर से भी क्या हो जाएगा dx बाई dt। तो ये बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन तुम रिएक्टेंट के टर्म में निकालो या प्रोडक्ट के टर्म में निकालो, उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दोनों से सेम वैल्यू आएगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना dx बाई dt आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग रिलेट करें, चलो एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले से आ गया dx बाई dt, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से r इज इक्वल टू क्या आया था, k आया था, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ r पे पावर 0 कर दोगे तो ये वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ से डायरेक्टली r इज इक्वल टू k लिख सकते हैं हम लोग। तो दोनों से रेट ही आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम k 1 एंड 2, dt। हाँ, तो dx बाई dt हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। अब dt को उस साइड भेज देते हैं हम लोग, dt को अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं लिमिट, और यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या है बताओ, तो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, 0 है ना। यहाँ पे ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पे x का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना, x का वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू t पे x का वैल्यू मान लेते हैं x है कुछ, तो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x आता है, और उसमें लिमिट पुट करोगे, लिमिट वाला पढ़े हो ना ये यस डेफिनेट सर। इंटीग्रल, तो लिमिट पुट करोगे तो ये x माइनस 0, तो ये x ही आ जाएगा, और इधर से k तो कांस्टेंट है, k तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, उसमें लिमिट पुट करोगे t माइनस 0, तो वो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू kt आ गया, x इक्वल टू kt, यही एक्सप्रेशन आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t ct, ये क्या था, सी नॉट माइनस एक्स था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t सी नॉट माइनस एक्स, और x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू पुट कर दोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस kt। यही अगर तुमसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t pt क्या हो जाएगा, तो ये x के इक्वल था, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू kt। तो ये ध्यान रखना, तो ये ct क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और pt क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ct इज इक्वल टू सी नॉट माइनस kt, ठीक है। तो अगर किसी टाइम t पे तुमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है, कितना बचा हुआ होगा, तो क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, सी नॉट क्या है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और k रेट कांस्टेंट, और t क्या है जिस टाइम पे तुमको निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बोलो, कोई डाउट है। ऊपर दिखाएगी ना, देखो और ऊपर करें, ये थोड़ा सा चलो लिख लेना बाद में, ऐसे पीडीएफ तो भेज ही देते हैं, बाद में लिख लेना। सो कंसंट्रेशन 0 हो सकता है, किसका,
किसका बात कर रहे हो? रिएक्टेंट का। हाँ, अगर वो फॉरवर्ड अगर रिवर्सिबल नहीं है तो उसमें तो जीरो होगा ना, कभी ना कभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा ही, इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट होगा? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही जीरो हो गया, तभी तो बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट किस केस में हम लोग बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जीरो कब होगा? जब तुमको पता है कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी। क्योंकि रिवर्सिबल के केस में तो जीरो नहीं हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है क्या? अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी भी जीरो, क्योंकि वो तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा, फॉरवर्ड भी जा रहा होगा और उसी टाइम वो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट भी कुछ कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो वो सारा चीज पढ़ोगे तुम लोग, ये केमिकल सर इक्विलिब्रियम। सिंपल करिए ना हाँ देख लो। सर, जो वहाँ पे है dr टर्म है, वो चेंज हाँ इन कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, तो उसकी जगह हम लोग हाँ, डालते हैं c नॉट माइनस x माइनस c नॉट, r की जगह कैसे डाल दिए? क्या चीज? सर जो वहाँ पे लिखे हैं हम लोग माइनस हाँ, dr/dt, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो dr डिनोट कर रहा है, तो उसकी जगह हम लोग डालते हैं c नॉट माइनस x माइनस c नॉट। हम लोग r की जगह क्यों रिप्लेस किए उसको? आर की जगह क्यों रिप्लेस किए? यस सर, dr की जगह रिप्लेस करना चाहिए था ना। ठीक है, डीआर की जगह ले सकते हो, यहाँ पे बहुत ही छोटा चेंज है, ऐसे इसलिए डी लिख दिया है। ऐसे जैसे बड़ा चेंज होगा तो यहाँ पे डेल्टा हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चेंज था इसीलिए हम लोग डी यूज कर रहे हैं, बहुत ही छोटे चेंज के लिए, क्योंकि तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हमको छोटा टर्म एवरेज अगर यूज करोगे तो उसको थोड़ी इंटीग्रेट कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हैं, इसको एक और तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ वेरी स्मॉल चेंज के लिए था इसीलिए हम लोग डी सिंबल यूज कर रहे हैं। ऐसे जनरली अगर तुमको यूज करना है तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी यूज करते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये तरीका है ऑल्टरनेट, जैसे मान लो तुमको ये रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू माइनस, रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी है ना, ये रिएक्टेंट के टर्म में हो गया। और इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ R पे पावर 0, ये लिख सकते हैं ऐसा। दोनों से तो रेट यस ही सर, दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये R वाला टर्म तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा इसका, तो इससे कोई मतलब है नहीं। dt को उस साइड भेज दो तो यहाँ क्या बच जाएगा? dr बच जाएगा। यस सर, ठीक है, और dt को माइनस साइन भी उस साइड भेज दिए तो माइनस k चला गया और यहाँ पे dt हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसको, इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली डी आर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब t इक्वल टू 0 है तो हम लोग r के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, r के टर्म में बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे r का वैल्यू कितना था बताओ तो? c मतलब नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? c नॉट है। अब t इक्वल टू t पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? c नॉट ct। माइनस x। ठीक है, ct हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, t इक्वल टू t पे उसका कंसेंट्रेशन ct है। ठीक है, चलो यहाँ dr का इंटीग्रेशन करोगे तो r आएगा, लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया? ct माइनस सी नॉट आ गया ना। यस सर, और यहाँ से क्या करोगे? ये माइनस के आ गया, माइनस के तो बाहर ही है, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, t माइनस 0 पुट करोगे तो ये t आ गया। तो यहाँ से भी देखोगे ये ct क्या हो गया? ct इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी आ गया यहाँ से भी। और ये ct क्या डिनोट कर रहा है? ct डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट, टाइम t। हाँ किसी टाइम t पे। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये जीरो ऑर्डर के केस में ये एक्सप्रेशन आएगा। हर एक ऑर्डर अगर चेंज करते जाएंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू देखोगे वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग निकालेंगे तो अलग एक्सप्रेशन आएगा, तो मेन ये इंपॉर्टेंट यही एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ इसका देखो, जैसे ग्राफ जो शुरुआत में बताए थे तुम लोग को जनरल, तो ऐसे ही बताए थे। ठीक है, वो जनरली मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए नहीं बताए थे, वहां पे ये बोले थे
तो ऑर्डर अगर चेंज होगा तो ग्राफ का नेचर भी चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर वाले से डिफरेंट होगा, या सेकंड ऑर्डर वाले का ग्राफ जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो ग्राफ का नेचर जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ एक ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ वाई एक्सिस पे ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बताओ इसका ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर पे हम लोग देख चुके हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट कर पा रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर चेंज होते भी जा रहा है तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के ही इक्वल होगा हमेशा। होगा, ये देख चुके हैं हम लोग, ये वाला एक्सप्रेशन देख चुके हो ना, के इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ आर पे पावर 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हमेशा नहीं होगा, तो आर इज इक्वल टू के। तो रेट इस समय रेट ऑफ रिएक्शन चाहे कंसेंट्रेशन कुछ भी हो रिएक्टेंट का हमेशा के ही इक्वल होगा। रेट कांस्टेंट के ही इक्वल होगा। दूसरा ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं वर्सेस टाइम। बताओ तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब देखो यहाँ पे सी टी ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है टाइम टी और वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला प्लॉट है ना। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या डिनोट कर रहा है? माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया? y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? सी नॉट। ठीक है, और स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस के। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। बोलो इसका नेचर कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। ये एक्सप्रेशन क्या आया था? पीटी इज इक्वल टू केटी के बराबर होगा। तो y इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ हो गया इस केस में। और यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप का वैल्यू के। मतलब ग्राफ अगर दिया रहेगा तो उससे स्लोप अगर दिया हुआ है तो हम लोग रेट कांस्टेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोप का वैल्यू जो होगा वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? यही अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग, ये सारा ग्राफ किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर अगर होगा तो ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो तो इसमें एक और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक होता है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ जो है वैसे टाइम को बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं बहुत जगह। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि टाइम आफ्टर विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, टाइम आफ्टर विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, इसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। कि वैसा टाइम निकालना है जिसपे 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम लोग हाफ लाइफ को ऐसे डिनोट करते हैं टी हाफ से, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है टी 50% भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बताओ तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ तुमको निकालना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताओ तो, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। तो वही जो मेन एक्सप्रेशन बताया उसी से देखो, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि टी 50% निकालना है, मतलब वो टाइम निकालना है जिसमें 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया। तो सी टी कितना बचेगा? अगर 50% खत्म हो गया तो बचेगा कितना? 50%। तो बच गया सी नॉट बाय 2। इनिशियली अगर सी नॉट लिए थे तो बचेगा कितना?
सी नॉट बाई 2 बचेगा और डेट इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के, और ये टाइम जो निकाल रहे हैं यही तो टी हाफ होगा। तो क्या आ गया टी हाफ का वैल्यू? सी नॉट बाई 2k। हाँ, सी नॉट बाय 2 के आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू या टी 50% का वैल्यू सी नॉट बाय 2 के। तो यहाँ पे एक और चीज देख रहे हो कि टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे हम लोग तो उसमें डिपेंड नहीं करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो जब फर्स्ट ऑर्डर का कराएंगे तो वहां पे देखेंगे। ये बताना तो टी 100% का वैल्यू क्या होगा इस केस में, कि वो टाइम निकालना है जिसमें पूरा पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। कौन सा टाइम होगा? सी नॉट बाई के। सी नॉट बाई के। सी नॉट बाय के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टाइम जो है, ये ग्राफ पे अगर तुमको ये टाइम अगर तुमको बताना है तो यही वाला टाइम दे रहा है ना, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया, तो इसको हम लोग सी नॉट बाय के बोल सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ से ये सी नॉट बाय के डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जनरल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो तुमको टी x% कहीं पे दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ध्यान रखना कि टाइम आफ्टर विच x% ऑफ द रिएक्टेंट, वैसा टाइम तुमको निकालना है जब x% ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, कि उतना परसेंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, कितना बचा हुआ है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे मान लो टी 75% लिखा हुआ है, तो ये क्या, ये कौन सा टाइम डिनोट कर रहा है? वैसा टाइम डिनोट कर रहा है जब रिएक्शन का या रिएक्टेंट का 75% कंज्यूम हो चुका है। तो 75% अगर कंज्यूम हो चुका है तो बचा हुआ कितना है? 25% बचा हुआ है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है इसमें बताना जल्दी से क्या आएगा वैल्यू। क्वेश्चन है तुमको रेशियो निकालना है, जीरो ऑर्डर के लिए ही निकालना है, अभी जीरो ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। टी 100% बाय टी 75% का रेशियो निकालना है, बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है टी 75% बाय टी 50%, ये दोनों रेशियो कैलकुलेट करना है जीरो ऑर्डर के लिए। बताओ आंसर क्या आएगा? 4/3। किसका 4/3? ऊपर वाले का और नीचे वाले का 3/2। हाँ, ऊपर वाले का 4/3 और नीचे वाले का क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2। आ गया सबका या डाउट है किसी को? क्या किसी को दिक्कत हो रहा है? नो सर। नो सर। सबका आ गया? यस यस सर। डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। ज्योत्सना? यस सर। बन गया? यस सर। चलो ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर से रिलेटेड था कुछ। तो बेसिकली वो ध्यान रखना, इसमें जीरो ऑर्डर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो आता नहीं है कुछ। यही सेम ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, इसका मेन रिएक्शन मेन एक्सप्रेशन ये है, ct इक्वल टू सी नॉट माइनस kt। और यहाँ पे टी हाफ, इसका ध्यान रखना, टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है? सी नॉट बाय 2 के होता है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर से रिलेटेड हो गया। इसमें अगर चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है 3A से चेंज कर रहा है ये P में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी स्टार्टेड विथ ओनली A एज द रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका A का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ये दिया हुआ है A0 और ये दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें निकालना है पहला कंसंट्रेशन ऑफ ए एट या एट टाइम टी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। दूसरा निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी एट टाइम टी। और तीसरा निकालना है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एट
की जगह यहाँ पे आफ्टर टाइम टी लिख लो, ठीक है। चलो, और यहाँ फोर्थ निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन, ठीक है, मतलब टी 100% निकालना है। चलो, ये सारा एक्सप्रेशन तुमको बताना है, बताओ तो इसके लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन तुमको बताना है। अब ये रिएक्शन क्या हुआ है, 3A से जा रहा है P। हो गया? हेलो? बना रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, बनाओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं आया किसी का भी? अरविंद? निकाल रहे हैं। अरे तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक्सप्रेशन लिखो बस डायरेक्ट, जैसे बताए हैं ना। तो इसमें तुमको डिराइव करना होगा, डायरेक्ट वो वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दिया ना। 3x हो जाएगा। हाँ, बस आगे 3 लग जाएगा। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो, पहला वाला हम बताते हैं, फिर तुम लोग करो। जैसे फर्स्ट वाला तुमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकालना है, ठीक है, या आफ्टर टाइम टी। तो उसके लिए कैसे करते थे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, तो -1/3 dA/dt लिखेंगे, एक ये हो गया। और दूसरा हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, k इंटू ए पे पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ये पता है हमको। हो गया, यहाँ पे यही करना था हमको। तो अब यहाँ पे 3 उस साइड भेज दोगे, तो ये क्या बच जाएगा, इधर dA बच गया, और -3 के उधर चला गया, और dt भी चला गया उधर। इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पे ये कितना है, इसका कंसंट्रेशन A0 है, t इक्वल टू t पे ये 80 है। तो डी का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस A0, और इधर आ गया -3 kT हो गया। तो 80 का एक्सप्रेशन ही तो निकालना है हमको। 80 क्या हो गया, A0 -3 kT हो गया इस केस में। आया समझ में? यस सर। तो यही करना था। कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। ये तो बता ही चुके हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों तरीके से लिख के बस उसको इक्वेट कर देना, उस फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग लिमिट के साथ। चलो, उसके बाद बाकी तीनों पार्ट बनाओ। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा दूसरा। हाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, पी एट टाइम टी यस केटी हो जाएगा, ये सिंपली केटी हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको? हाफ लाइफ बताओ क्या आएगा, टी 50%, ये हाफ लाइफ मतलब टी 50%। नॉट बाय 6 के।
कितना आ गया C नॉट बाय 6K, और T 100% कितना हो ए गया? नॉट हाँ सॉरी A नॉट, यहाँ पे A दिया हुआ है, A नॉट बाय 6K। T 100% कितना हो जाएगा? A नॉट बाय 3K। हाँ, तो ये आ गया A नॉट बाय 3K। यस। चलो, कोई डाउट है किसी को? तो इसलिए ध्यान रखना, डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन याद नहीं रखना तुमको। एक्सप्रेशन चलो जहाँ पे 1:1 का रेशियो होगा वहां पे वो डायरेक्टली। हाँ केटी बोलो। कैसे होगा? किसका? प्रोडक्ट वाला? यस सर। प्रोडक्ट केटी कैसे होगा बताओ तुम लोग, कैसे हुआ प्रोडक्ट केटी जो कि ये हो? 3 मोल्स कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल हाँ बन रहा है, तो 3 kT कंज्यूम होगा तो kT बनेगा। हाँ, तो यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखोगे ना, 3:1 का रेशियो है यहाँ पे। तो ये अगर 3 मोल ए अगर लेंगे तब ए 1 मोल पी बनेगा। तो मतलब ए का अगर हम लोग 1 मोल लें तो पी कितना बनेगा उस केस में? 1/3 बनेगा, है ना? यस सर। तो ए अगर 3 KT कंज्यूम होगा तो पी कितना बनेगा? 1/3 इंटू 3 KT। तो ये कितना आ गया? KT हो जाएगा। आया समझ में? यस। ठीक है, तो वो कोफिशिएंट से कंपेयर करके हम लोग देख लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन भी मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली वो यूज मत कर लेना, पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स कम देख लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या मॉडिफिकेशन करना होगा वो भी जरूरी है ना? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है बोलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो? नो सर। नहीं है, चलो। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर से रिलेटेड, हम लोग देख लिए एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर का। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कौन सा ऑर्डर है, लेकिन एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे ये होता है तो ये ध्यान रखना। जैसे जनरली जो है डिकम्पोजिशन ऑफ गैस जो होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एट हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी किसी गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा मेटल के सरफेस पे, तो वहां पे वो देखा गया है मोस्टली कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। जैसे मान लो अमोनिया गैस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं हम लोग प्लेटिनम मेटल सरफेस के ऊपर। तो अमोनिया गैस डिकम्पोज होके N2 और प्लस 3H2 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो जीरो ऑर्डर है मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू, यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, अमोनिया है NH3, और इस पे पावर क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये ध्यान देना। जैसे इसी तरह हम लोग HI का अगर करा रहे हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस डिकम्पोज करा रहे हैं गोल्ड के सरफेस के ऊपर, तो ये H2 प्लस I2 यहाँ पे गैसेस फॉर्म में निकलता है, तो ये भी जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI पे पावर क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो जनरली ये देखा गया है कि कोई भी गैस का डिकम्पोजिशन मेटल के सरफेस पे वो जीरो ऑर्डर होता है। अब ये वाला एक और एग्जांपल है इसमें, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है कि H2 प्लस Cl2 जो लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होता है, H न्यू लिख रहा है मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और ये HCl बनाता है। तो ये भी देखा गया है कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो याद नहीं रखना है तुमको मेनली, वो क्वेश्चन में तुमको मेंशन किया रहेगा जीरो ऑर्डर है, या तो मेंशन नहीं किया होगा तो उस केस में के का तुमको वैल्यू दिया रहेगा, तो उसका यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? तो नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का ये कब है एग्जाम? KVPY का आ गया क्या फॉर्म? नोटिफिकेशन आया कुछ?
तो क्या आएगा अभी, सर्टेनिटी तो है ही नहीं नवंबर में हो पाएगा कि नहीं। नहीं तो कुछ तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कुछ, जनरली नहीं सर, आ कुछ भी जाता है ना नहीं। इस टाइम तक। और ये एनटीएससी वाला सेकंड लेवल, स्टेज 2 अभी तक हुआ नहीं है, स्टेज 1 से कहाँ से आएगा अब इस साल का। उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कुछ नहीं, सब अच्छा। जेई नीट होगा तब ना सर ये सब कंसिडर किया जाएगा। जेई नीट पता नहीं इस साल ले पाएगा या नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है हो पाएगा? अगले साल करा देगा सर, जो अगले साल वाले लोग के साथ वही लोग सब करा देगा। तो उन लोग के साथ करा देगा तो फिर तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना, जो एक साल तो बर्बाद हो गया जो इस साल अपियर होने वाला था। सीनियर जूनियर एक ही साथ पढ़ेगा, वैसा हो सकता है क्या? कराना पड़ेगा। देखो क्या सर नहीं होता है दिख रहा है मोस्ट, और कुछ। क्योंकि ये वाला अगर सितंबर वाला कैंसिल होगा तब तो फिर पूरा साल वेस्ट होगा। ये अगर कैंसिल हुआ तो खत्म हो गया फिर। तो देखो इस करा तो लेना चाहिए, केसेस तो रुकने वाला तो एक है साल नहीं में अब। 3 बार कराएगा फिर। अच्छा, एक साल में 3 बार, वैसा पॉसिबल है क्या? बोलना आसान होता है, 3 3 बार एग्जाम कराना 2 बार में ही मुश्किल होता है। उतना सेंटर मैनेज करना, एक ही एग्जाम थोड़ी ना होता है, बहुत सारा एग्जाम होते रहता है हर साल, और सारा तो ऑनलाइन ही हो गया अब। तो सेंटर मिलना भी तो मुश्किल है ना, बोकारो में एक ही सेंटर ही है। स्कूल की तरफ से कुछ बोला गया तुम लोगों को? हेलो। मतलब कब नहीं कब सर। खुलेगा स्कूल। हाँ, खुलने का कुछ सर जो ओलंपियाड होता था वगैरह उसके बारे में बोला गया कि अब शायद ही हो इस साल। नहीं, स्कूल खुलने का, रीओपनिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है स्कूल वालों को? हम लोग से नहीं सर। प्रेफरेंस मांगा गया था कि कब अच्छा, पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल, तो तो कुछ क्या मिला तो बोले नहीं। तुम लोग के पेरेंट्स अलाउ करेंगे खुलेगा अभी तो? नहीं तो ये सर। लोग बोल दिए कि नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर, देखो वो ऐसे तो इन्फॉर्मेशन है कि सितंबर में कुछ खोला जा सकता है थोड़ा बहुत करके। 33% ऑक्यूपेंसी, वो अभी शिफ्ट में होगा, 2 3 शिफ्ट में स्कूल चलेगा, वो भी क्लास 9 से ऊपर। उससे पहले तो ऑनलाइन ही चलेगा। वो भी कोई फिक्स नहीं है अभी, वो स्टेट गवर्नमेंट पे ही रूल आ जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्री होगा। शायद ही हो, तब से यही सब चल रहा है कि 50% बच्चे को बुलाएगा। तो बुलाएगा तो वो तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे तो कहाँ से आओगे? तो स्कूल खोल भी देगा, अगर ऑर्डर भी दे दिया तो कोई आएगा ही नहीं। यस सर। तो बात तो जुलाई में फिर, भी सेम न्यूज आया था लेकिन कहाँ कुछ हो पाया। तो वो केस वो तो उस समय अज्यूम किया गया था कि जुलाई तक एंड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, बट अभी तो और 60,000 केस डेली आ रहा है हर दिन अब। चलो एनीवेज कोई नहीं, अभी ऑनलाइन ही चलना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में देखो, तो वहाँ सेम वही एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट सर आर से। स्क्रीन में दिख रहा है। बंद हो गया है। अच्छा, बंद हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है ना? चलो, ये जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब ये अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आर इज इक्वल टू माइनस ये डी आर बाई डी टी, ये तो होगा ही, ठीक है। और रेट ला एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा, पावर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब तो पावर 1 हो गया, तो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करो इसको, ये आर को नीचे ले आए तो ये हो गया डी आर, और नीचे आ गया आर, और माइनस साइन को इधर और डी डी टी, इंटीग्रेट करो। 1 बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, और लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे टी इक्वल टू 0 पे,
इसका कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं सी नॉट, टी इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन है सी टी। 1/r/dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln r हाँ, ln r हो जाएगा, LNR. और ln r हो गया, और इसमें लिमिट हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? सी टी और सी नॉट, और इधर तो माइनस के टी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? इसको डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ln सी टी बाय सी नॉट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सी टी का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सी टी क्या हो जाएगा? सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा, देख लो। कोई डाउट इसमें? no sir नो सर। ठीक है, तो सी टी हो गया कंसंट्रेशन एट टाइम टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू सी नॉट इनटू। अब यहाँ पे देखो ग्राफ का नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस केस में जीरो ऑर्डर के केस में स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन मिल रहा था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू बताओ तो तुम क्या होगा? तो देखो एक्चुअली सी टी क्या था, यहाँ पे सी नॉट माइनस एक्स को बोलते थे हम लोग सी टी, यही था ना। okay. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी नॉट माइनस सी टी। तो सी टी का यहाँ पे पुट करो, ये सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। तो x का वैल्यू क्या आ गया? सी नॉट कॉमन हो गया, 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी, तो ये आ गया x, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर तुमसे पूछा जाए टाइम टी क्या हो जाएगा? x होता है, तो ये हम लोग ऐसे बता सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है दोनों का, क्योंकि वहां पे चेंज होगा तो फिर एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा हमको। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे भी देखो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, सेम जैसे जीरो ऑर्डर में किए थे वैसे ही यहाँ भी करो। तो पहला ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस केस में क्या आएगा बताओ? ग्राफ का नेचर क्या होगा? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफ का नेचर? straight line passing through origin हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस केस में स्लोप क्या बताएगा हमको? k के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना ये सबको? क्योंकि आर इज इक्वल टू के इंटू, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या आ जाएगा, या आर पे पावर, यहाँ जैसे मान लो आर है रिएक्टेंट हमारा, आर पे पावर 1 होगा, तो आर पे पावर 1 आर ही होगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म हो गया, और स्लोप क्या बताएगा यहाँ पे? रेट कांस्टेंट के। चलो अब हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ कैसा आएगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज तो होगा, बट यहाँ पे अब स्ट्रेट लाइन वाला डिक्रीज नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ऐसे। और इसमें ध्यान रखना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, वो देखेंगे हम लोग क्यों। कभी भी ये टोटली जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे आते आते ये पैरेलल होते जाएगा सक्सेस के, जीरो कभी पूरा खत्म नहीं होता है इस केस में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा 100% कंप्लीट नहीं होता है, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग बोल देते हैं कि इन्फिनिटी तक वो रिएक्शन चलेगा। तो और ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बताएगा? वाई इंटरसेप्ट ये वाला वैल्यू सी नॉट के इक्वल हो जाएगा ना, ये पूरा वैल्यू यहाँ से सी नॉट हो गया। yes ठीक है, एक्सप्रेशन क्या था? सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। प्रोडक्ट वाला ग्राफ बताओ कैसा आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी। यहाँ भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा तो ये ऐसे इंक्रीज होगा। शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली, मतलब यहाँ पे अगर हम ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ था, उससे फर्स्ट ऑर्डर वाला कंपेयर करो, टोटली डिफरेंट आ रहा है, सारा नेचर चेंज हो गया ना, तीनों ग्राफ का नेचर चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे
ये ग्राफ का नेचर जो है ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर में करोगे तो वो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ में इंक्रीजिंग रेट वाला ग्राफ क्यों नहीं होगा, डिक्रीजिंग रेट वाला ग्राफ क्यों होगा? कौन सा? सर जो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ है उसमें डिक्रीजिंग हाँ, स्लोप वाला ग्राफ क्यों होगा, इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ क्यों नहीं होगा? ग्राफ का नेचर देखो ना कैसा आ रहा है। पीटी एक्सप्रेशन लिखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या आएगा, बोलो। C नॉट 1 माइनस x e का पावर माइनस के टी। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी कहाँ गया एक्सप्रेशन, सॉरी नीचे ही था ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और एक्स का वैल्यू क्या आया है, सी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ में वैल्यूज तुम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। ये वाला ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी, ये मैथ्स में किए होगे ना इस टाइप का ग्राफ। यस सर। ठीक है, तो वो ग्राफ देख लेना वहां पर, उससे क्लियर हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। है ना। चलो अब यहाँ भी हम लोग वही चीज निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये निकालो तो टी 50% का एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ। इस केस में हाफ लाइफ अगर कैलकुलेट करना है, टी 50% या फिर टी हाफ, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ तो जल्दी से, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। C नॉट बाय 2 into e का पावर माइनस के टी। सी नॉट, इसमें तो सी नॉट आएगा ही नहीं पहले, अच्छे से करो, फिर से क्रॉस चेक करो। माइनस के लॉन 1/2। माइनस के लॉन 1/2। ठीक है, लॉन 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ln 2 लिख सकते हैं। हाँ हाँ। तो माइनस ln 2 ऊपर चला गया, और माइनस ln 2 हो गया, और बाय नीचे माइनस के है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ln 2/k बच जाएगा, देख लो। यस सर, आ गया। तो ln 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बाय के। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं, सबका आ गया क्या, किसी को डाउट है इसमें? तो फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, चलो देखो एक्सप्रेशन जो था ना, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, यही एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। हमको निकालना है वो टाइम जब 50% खत्म हो जाएगा। तो 50% खत्म हो गया तो सी टी कितना बचेगा, कितना, सी नॉट बाई 2 ही बचेगा 50% ये, और यहाँ पे सी नॉट और ई पे पावर माइनस के, और इसी टाइम को हम लोग टी हाफ बोल रहे हैं। तो सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2, और इधर हो गया ई पे पावर माइनस के इंटू टी हाफ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हमको क्या लेना होगा, ln लेना होगा। तो ln 1/2, और इधर भी हम लोग ln ले लिए, तो ln e पे पावर माइनस के टी हाफ। अब ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये टर्म आगे आ जाएगा k इंटू टी पे पावर माइनस, और ln e टू द बेस e, ये वाले क्या होगा, 1 हो गया, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट कर दो, टी हाफ का वैल्यू कितना हो गया, ln 2/k हो गया। तो ln 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स नहीं सॉरी, 2.303 2.303 इंटू log 2, हाँ, 0.30 और बाय के। तो log 2 का वैल्यू तो पता है ना तुम लोगों को,
log 2 0.301 होता है, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 0.693 बाई के। तो यहाँ पे ध्यान देना, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग ln2 बाई के, ये टी हाफ हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ के एक्सप्रेशन में देख रहे हो कहीं भी तुमको इनिशियल कंसेंट्रेशन नजर आ रहा है क्या? तो ये सिंपली कांस्टेंट हो गया, ln2 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यही हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे देखे थे उसके एक्सप्रेशन में, टी हाफ के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा था? सी नॉट आ रहा था ना, बट यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है टी हाफ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर का एक और स्पेशलिटी है, ठीक है, ये ध्यान देना कि जैसे इनिशियली हम लोग सी नॉट लिए तो इक्वल इंटरवल में क्या होता है, इक्वल हाफ लाइफ में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सी नॉट इनिशियल लिए, तो अगर एक हाफ लाइफ आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? आफ्टर वन हाफ लाइफ कितना बचेगा बताओ? सी नॉट बाई 2 बचेगा, है ना। यस सर। और यहाँ आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स अगर हम लोग बात करें, 2 हाफ लाइफ्स के बाद तो ये कितना बचेगा? अब इनिशियली हो गया सी नॉट, अब 2 हाफ लाइफ के बाद एक और हाफ लाइफ कर दोगे तो ये क्या बचेगा? सी नॉट बाय 4, क्योंकि इसका आधा कंज्यूम होगा। तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बच गया? सी नॉट बाय 4 बच गया। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स कितना बचेगा? नॉट बाई 8। सी नॉट बाय 8। और इसी तरह आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स कितना बचेगा बताओ? सी नॉट बाय नॉट बाई 16। सी नॉट बाय 16, ठीक है। तो इसी तरह चलो ये आफ्टर n हाफ लाइफ्स अगर बोला गया तो बताओ तो सी नॉट बाई क्या 2। बचे? सी नॉट बाई 2n। सी नॉट बाय 2n, टू टू द सी पावर नॉट n, बाय n स्क्वायर। 2 टू द पावर n होगा ना। देखो यहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है, 1 हाफ लाइफ वो था n तो यस सर। 2 पे पावर 1 है, 2 हाफ लाइफ है तो 4 आया तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। 3 हाफ लाइफ में तो 8 आया तो इसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। 4 हाफ लाइफ 16 आ रहा है नीचे तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर n हाफ लाइफ होगा तो कितना बच जाएगा? सी नॉट बाय 2 टू द पावर n। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुमसे पूछा जाए कि यही खासियत है फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये देखो कभी भी जीरो होगा क्या? ये हमेशा कम होते जाएगा, कभी भी ये हमेशा तो फाइनाइट वैल्यू ही रहेगा ना। अगर इन्फिनिटी तक भी चला गया ये तो फाइनाइट वैल्यू, जीरो होगा कभी भी? बताओ। नो सर। नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, उसको इनफाइनाइट टाइम तक वो चलता रहेगा। सर जीरो ऑर्डर के लिए बनाते तो जीरो ऑर्डर के लिए तो होता है ना, आफ्टर वो 2 तो हम हाफ लोग लाइफ जीरो आ जाएगा। क्या, हाँ वो तो हम लोग देखे ही, सी नॉट बाई 2 के उसका फर्स्ट हाफ लाइफ था, 2 हाफ लाइफ के खत्म ही हो जाएगा वो। क्योंकि एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, सारे केस में एक्सप्रेशन चेंज होते रहेगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी के एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में यही खासियत है कि हर एक हाफ लाइफ में जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। 1 हाफ लाइफ में सी नॉट बाई 2 बचा। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि सीटी क्या है, ये कंसेंट्रेशन अगर तुमसे पूछा जाए, कंसेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना बचेगा, ठीक है। तुमसे अगर फर्स्ट ऑर्डर में पूछा गया कि कंसेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना बचेगा, तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग? सी नॉट बाई 2 टू द पावर n। सी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है और n यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और सी नॉट क्या डिनोट कर रहा है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो, इतना बात समझ में आ गया सबको?
तो इसलिए अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलोगे? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। हाँ, इनफिनिटी, अनंत इनफाइनाइट काल टाइम तक चलते लगेगा। रहेगा। हाँ, वो चलता रहेगा। ठीक है, चलो इसमें भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T75% बाय T50%, इसका रेशियो बताना है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना है, ठीक है। और दूसरा T99.9% बाय T50%, इसका रेशियो बताना है। करो जल्दी। वन टू होगा, हम्म, अल्लाह का आंसर 2। पहला का आंसर 2। ln4 by ln2, यस सर। पहला का आंसर आ गया 2। चलो दूसरा का बताओ। पहला का 2 आ गया सबका? हम्म, हेलो, यस सर। चलो और सेकंड वाला करो फिर, जिसका फर्स्ट हो गया है। ज्योत्सना हो गया तुम्हारा पहला? वो सर नहीं हुआ पहला वाला? लॉग तुम पढ़ी हो या नहीं? लॉग का कैलकुलेशन? सर बेसिक वाला पता था। हाँ, बेसिक वाला ही यूज होगा यहाँ पे, कोई एडवांस लॉग, बेसिक लॉग ही यूज होगा। तो उससे करो एक्सप्रेशन वाले में। जो यहाँ देखो T75% का मतलब क्या हुआ कि वैसा टाइम बता रहा है जिसमें 75% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? 25% ही बचा होगा। जैसे मान लो सर C0। दूसरा का हाँ, आया ln1000/2। ln1000/2। यस सर। ln1000 by ln2। हाँ, ln1000/ln2, सॉरी। ln1000/ln2। तो ln1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बोल रहे हो ln1000 को 3 ln10 लिख सकते हैं, और बाय ln2। सर मतलब ln2 का वैल्यू, इसको कर लो। ln2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.303, सॉरी ln10 को 2.303 इंटू log10 लिख सकते हैं। log10 का वैल्यू तो पता है ना तुम लोगों को? 3/log2 हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? 3/log2। 3/log2 हाँ ये होगा वही। ना? हाँ वो 0.6। यस सर वही। 6.909 और बाय 0.693, क्योंकि log10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। और ये करोगे तो ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 टाइम्स हो जाएगा। देख लो, होगा? यस सर।
So 3/log2 करने पे भी आ जाएगा। 3/log2 यस सर 3/log2 भी आ रहा है। ठीक है। ln2 को 2.303 हाँ into ln2 log2 को लिख 2, लिया। हाँ वही सही है। 3/log2 मतलब log2 का वैल्यू 0.3 हो गया है ना। 3/log2 का वैल्यू 0.3 हो गया, तो ये भी 10 के आसपास हो जाएगा। एग्जैक्ट 0.301 होता है, तो इसलिए यहाँ पे नियरली हम लोग 10 लिखते हैं। एग्जैक्ट 10 नहीं है, नियर अबाउट 10 आएगा। ज्योत्सना हुआ तुमसे? पहला वाला हुआ या नहीं? दूसरा वाला किससे किससे नहीं हुआ है बोलो? सबसे हो गया? दूसरा अद्भय, हेलो अद्भय, आवाज आ रहा है? हो गया दूसरा? यस सर। ज्योत्सना हुआ तुमसे या बताना है? बोलो। बता दीजिए सर। दोनों? फर्स्ट वाला वो भी बताना है? सेकंड वाला फर्स्ट वाला तो एक बता दीजिएगा तो समझ में आ। चलो ठीक है, सेकंड वाला ही बता देते हैं। देखो T 99.9% है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें T 99.9% का मतलब क्या हुआ कि 99.9% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? 0 पॉइंट कितना परसेंट बचा हुआ होगा? 0.1। 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लेते हैं कि इनिशियली C0 था, तो इसका 99.9% ऑफ C0 खत्म हो गया, तो बचा CT इज इक्वल टू C0 माइनस 99.9% ऑफ C0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? C0 माइनस 99.9 है, तो इसको 999/1000 लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज है तो, इंटू C0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? C0 बाय 10⁻3, ये बच गया CT, है ना? कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? अब देखो, अब नो सर। एक्सप्रेशन क्या था हम लोग का? CT इक्वल टू C0 इंटू e पे पावर माइनस KT। तब CT का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, CT इक्वल टू 10⁻3, इतना बचा हुआ है ये C0 है, और e पे पावर माइनस K, और यही टाइम तो है T 99.9% वाला। ठीक है, तो यहाँ C0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 1/10⁻3, और इधर हो गया e पे पावर माइनस K इंटू T 99.9%। अब दोनों साइड लॉन ले लो, दोनों साइड ln ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ln 10⁻³ हो गया ये, है ना? और इधर क्या बच गया? माइनस K इंटू T 99.9%। ठीक है, तो यहाँ T 99.9% क्या हो गया? ये माइनस ln 10⁻³ है, तो इसको -3 ln 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 3 टाइम्स ln 10/K। है ना? कोई डाउट है इसमें? सर कर चलो, लेंगे तो सर आगे। एक हो गया। अब दूसरा T 100% तो चल ही जाएगा पता, वैसे ही करना है तुमको। ठीक है, तो बस उसके बाद रेशियो ले लेना है तुमको। अब 3 ln 10 हो गया, यहाँ पे ध्यान देना है। ln 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.303 इंटू log 10 भी लिख सकते हो। अब log 10 का वैल्यू तो तुमको पता है ना, 1, और बाय नीचे K है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, log में कन्वर्ट करके फिर रेशियो ले लेना दोनों का, हो जाएगा। यस सर। चलो, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग क्वेश्चन सब देखेंगे। तो तुम लोग अभी क्या करना, बुकलेट मिला है ना सबको? तो उसमें यस देखना, सर। हर एक ऑर्डर का अलग अलग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। 0 ऑर्डर का है, फिर फर्स्ट ऑर्डर का। तो 0 ऑर्डर का तो पूरा कर लेना, और फर्स्ट ऑर्डर में जो बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो कर सकते हो अभी। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑर्डर में और भी टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो 0 ऑर्डर का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो, 0 ऑर्डर से रिलेटेड। और फर्स्ट ऑर्डर का जो बेसिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन होगा हाफ लाइफ से रिलेटेड, या फिर इस तरह का रेशियो निकालना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखना। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, और जो भी डाउट होगा वो ग्रुप में डालो तुम लोग। ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे, हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या फिर ग्रुप में ही बता देंगे।
क्लियर है? साथ साथ एनसीईआरटी रखे हो तुम लोग 12th का? पीडीएफ है? यस यस सर। सर। ठीक है, पीडीएफ इस चैप्टर का डाउनलोड कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स का। साथ साथ में एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चंस है ना वो सब भी साथ ही ट्राई करते रहना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी भी साथ साथ करते जाओ। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल में देखना, तो सारे क्वेश्चंस देख लेना एक बार, ठीक है? चलो, कोई डाउट है इसमें किसी को भी? बोलो, किसी भी पोर्शन में डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं है ना कोई डाउट? चलो फिर तो बना लेना, लेकिन क्वेश्चंस तुम लोग बनाते रहो, ठीक है? जो भी डाउट होगा ग्रुप में डालो, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो फिर एंड कर रहे हैं, थैंक यू सर। बाकी नेक्स्ट थैंक यू क्लास में। सर। चलो, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।